नमस्कार। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला, सदन को दिया धन्यवाद। कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले। सदन में गतिरोध पर कहा कि संसद और सड़क के विरोध में होता है अंतर। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के बड़े फैसलों का किया जिक्र। कहा कि ओम बिरला की कार्यशैली युवाओं को भी देगी प्रेरणा। सदन से कराया कैबिनेट का परिचय। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में रखा आपातकाल पर प्रस्ताव। लोकसभा अध्यक्ष ने आपातकाल को बताया इतिहास का काला धब्बा। सदन के अंदर एनडीए सांसदों ने रखा मौन। संसद परिसर में किया प्रदर्शन। शपथ ग्रहण के बाद ओवैसी द्वारा जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के मामले ने पकड़ा तूल। राष्ट्रपति से की गई ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग। उनतीस जून से शुरू होगी श्री अमरनाथ यात्रा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा विंग अमरनाथ बेस कैंप के आसपास के इलाके में रख रही है कड़ी नजर। देश के बाकी हिस्सों की ओर आगे बढ़ा दक्षिण पश्चिमी मॉनसून। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पूर्व तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी। आगामी 4 दिनों में पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। पेरिस ओलंपिक के लिए 16 सदस्य भारतीय हॉकी टीम का ऐलान। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। वहीं श्रीजेश और मनप्रीत सिंह चौथी बार आएंगे ओलंपिक में नजर। और अब समाचार विस्तार से। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। बिरला को ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनि मत पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया और इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दी। और इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष मेहताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बिरला को अध्यक्षीय आसन तक लेकर गए और जब बिरला ने अध्यक्षीय आसन ग्रहण किया तो मोदी, राहुल गांधी और रिजिजू ने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी। I now put the motion moved by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। पीएम ने सदस्यों से उचित आचरण और नियमों का पालन करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले पीड़ा देते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की गरिमा को बनाए रखा है। हम सब चाहते हैं
कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें। और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसके आयोजन से भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है। G20 भारत की सफलता के एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है, वो है P20। और आपके नेतृत्व में G20 देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, उनका सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हुआ। और अब तक P20 के जितने सम्मेलन हुए हैं, उसमें ये ऐसा अवसर था कि दुनिया के सर्वाधिक देश आपके निमंत्रण पर भारत आए और बहुत ही उत्तम प्रकार के निर्णय उस समिट में हुए। और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है, उसको गौरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिरला ने सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। मुझे प्रसन्नता है कि इस लोकसभा में 281 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए। मैं सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है कि निर्वाचित सदस्य सदन के नियमों, परंपराओं, परिपाटियों का गहन अध्ययन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सड़क के विरोध और संसद के विरोध में अंतर होना चाहिए और इसलिए उन्होंने विरोध के तरीके को संसदीय मर्यादा के अनुरूप अपनाने की अपील की। कि संसद में विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। हमें जनता ने चुनकर भेजा है संसद के लिए, इसलिए मेरी अपेक्षा रहेगी कि हम विरोध के तरीके को संसद की मर्यादा के अनुरूप अपनाएं। पुनः मैं सभी मान्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र और सदन के गौरव बढ़ाने के लिए आप सब सामूहिक प्रयास करेंगे। हमें लोक सेवा का जो अवसर दिया है उसका अधिकतम उपयोग करेंगे। मैं 18वीं लोकसभा के इस अंतरिम काल के सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए हमारे माननीय प्रोटेम स्पीकर श्री भर्तृहरि मेहताब जी, सभापति तालिका के सदस्य माननीय राधा मोहन सिंह जी एवं फंगन सिंह जी पुलिस्ते का भी आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ने आपातकाल पर प्रस्ताव भी रखा। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की ओर से 1975 में आपातकाल लगाने की कड़ी शब्दों में निंदा की और साथ ही उन्होंने इसका विरोध करने वाले सभी लोगों के संकल्प शक्ति की सराहना भी की। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर ओम बिरला जी को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष की ओर से सदन में आपातकाल की कड़ी निंदा किए जाने पर खुशी भी जताई। प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया कि मैं श्री ओम बिरला जी को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। उनकी अंतर्दृष्टि और अनुभव से सदन को बहुत लाभ होगा। उनके आगामी कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने आपातकाल की कड़ी निंदा की, उस दौरान हुई ज्यादतियों पर प्रकाश डाला और जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया उसका भी जिक्र किया। उन दिनों के दौरान पीड़ित सभी लोगों के सम्मान में मौन खड़े रहना भी एक अद्भुत भाव था। आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया था, लेकिन आज के युवाओं के लिए इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक उपयुक्त उदाहरण है कि जब संविधान को कुचल दिया जाता है, जनमत को उत्तेजित किया जाता है और संस्थानों को नष्ट कर दिया जाता है, तो क्या होता है। आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं ने उदाहरण दिया कि तानाशाही कैसी होती है। लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिरला ने पीएम मोदी की शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके उदार शब्दों के लिए धन्यवाद। मुझे पुनः अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत गर्व है। मैं सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं और भारत की बेहतरी के लिए काम करूंगा। संसद ये सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेगी कि हमारा लोकतंत्र फलता फूलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होने के बाद सदन में अपनी कैबिनेट के सदस्यों का परिचय कराया। प्रधानमंत्री ने एक खास परंपरा के तहत कैबिनेट के एक एक मंत्री का नाम लिया। उन्होंने किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है, इस बारे में भी जानकारी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नई कैबिनेट को संसद से परिचित कराने की परंपरा है। प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं और मंत्रियों का सदन से परिचय कराते हैं। ये परंपरा पहले से चली आ रही है। लोकसभा में आज 1975 में भारत में लाए गए आपातकाल को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। हालांकि इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की। मौन रखने वाले सदस्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य और सत्ता पक्ष के अन्य सांसद शामिल रहे। वहीं आपातकाल को लेकर संसद परिसर में मकर द्वार के सामने एनडीए सांसदों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। एनडीए सांसदों ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस से माफी मांगने की अपील की। एनडीए सांसदों ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की और साथ ही बताया कि आज लोकसभा में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव क्यों लाया गया। इमरजेंसी तो इस 26 जून को ही लगा था 1975 में, और हम सब लोग इमरजेंसी में जेल में थे। और आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान के खतरे की बात कर रहे हैं, तो संविधान तो 75 में खतरे में हुआ था। 1975 में और इंदिरा गांधी जी ने जो मीसा लगाई थी और जो नागरिकों के सभी अधिकार उन्होंने छीन लिए थे, मैं भी उसी परिवार का एक सदस्य हूँ। मेरे पिताजी को भी इन्होंने मीसा में बंद रखा था और एक विधायक होने के बाद भी लोकतंत्र की हत्या करते हुए पिताजी को इन्होंने बंद रखा था। हम तो भुक्तभोगी हैं। कई परिवार समाप्त हो गए, खत्म हो गए, कई लोग समाप्त हो गए। तो वास्तव में आज जो कांग्रेसी नोटंकी कर रहे थे सदन में, वो उसकी हम भर्त्सना करते हैं। 26 जून एक ऐसा दिन है कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और देश में इमरजेंसी लागू किया गया था। लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया था। स्वतंत्रता नाम की कोई चीज
नहीं रह गई थी। एक तरह से इस देश को पुनः प्रतंत्र बना दिया गया था। आज ही के दिन 26 जून 1975 को जब देश जगी थी सुबह, तब देश को मालूम पड़ा था कि देश के ऊपर आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी थोप दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में भर्ती किया गया था। कई लोग 22 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, कस्टोडियल डेथ हुआ था। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, संविधान के साथ ऐसा खिलवाड़ कोई कर सकता है। आज जब संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाना है, तो उनको आईने दिखाने की आवश्यकता है। इमरजेंसी का एक ऐसा दौर था जो इतिहास में एक काले खंड के दौर पर जिसको देखा गया। जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया, ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, ज़रूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे और उस दौर से सीख लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन झलकाती है, तो कभी ऐसा प्रस्ताव जो इमरजेंसी को की निंदा करती है उसकी मुखालफत कर कर नारेबाजी करती है। वो अपने गरिमान में झांक कर नहीं देखते और अपना इतिहास भूल गए हैं। इस लोकतंत्र की हत्या के लिए जवाबदेही बनती है कांग्रेस पार्टी की और उनको माफी मांगनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं, तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा, और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे, ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खास मेहमानों से मुलाकात की। ये मुलाकात संसद भवन में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई। बनकर खुद को जला दिया, शब्द ही नहीं जो इनका शुक्रिया करे, हाथ जोड़ मोदी जी को वंदन करे। आगे बढ़ते हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन सभी अफवाहों को भ्रामक बताया है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में वर्षा काल के दौरान छत से पानी टपकने की बात कही जा रही थी। चंपत राय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि कंड्यूट पाइप के सहारे भूतल पर गिरने वाले पानी को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। चूंकि मंदिर परिसर के प्रथम तल पर बिजली, वाटर प्रूफिंग और फ्लोरिंग का कार्य प्रगति पर है, लिहाजा बारिश के दौरान एकत्रित हुआ पानी बिजली के लिए काम आने वाले कंड्यूट के सहारे भूतल पर गिरने लगा और ऊपर से देखने पर एक पल के लिए कोई भी भ्रमित हो सकता है कि छत से पानी टपक रहा है। हालांकि वास्तव में पानी कंड्यूट पाइप के सहारे भूतल पर निकल रहा है और जल्द ही प्रथम तल की फ्लोरिंग पूर्णतः वाटर टाइट हो जाएगी और जिसके बाद किसी भी जंक्शन से पानी का प्रवेश नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के कर्जे में डूबने को लेकर शिमला से बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि ये सुक्खू सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन है। सरकार लगातार कर्जा ले रही है। मात्र 18 महीने में 25,000 करोड़ का कर्जा लिया गया है, लेकिन पैसा कहां जा रहा है ये पता नहीं है। कांग्रेस ने अपनी कोई गारंटी पूरी नहीं की है। हमारे साथ मौजूद हैं शिमला से हमारे साथ सांसद सुरेश कश्यप जी। कश्यप जी, सुक्खू सरकार एक तरफ पैसे बांट रही है, दूसरी तरफ कह रही है कि हिमाचल प्रदेश कर्जे में है। देखिए, जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, वित्तीय कुप्रबंधन के कारण
लगातार हिमाचल प्रदेश को कर्जे में डुबोने का काम ये सरकार कर रही है। 18 महीने में 25,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज सरकार ने ले लिया है, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो विकास के पूरे काम ठप पड़े हैं। कोई भी नई योजना, कोई भी नया कार्य धरातल के ऊपर नहीं हुआ। और जिस प्रकार से इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद, चाहे वो संस्थान बंद करने की हम बात करें या फिर जनता के ऊपर बोझ बढ़ाने का काम किया है, डीजल के ऊपर 7 रुपया वैट बढ़ाया, जिसके कारण महंगाई बढ़ने का काम हुआ है। और यही नहीं है, जिस प्रकार से जो गारंटियां देकर ये सरकार सत्ता में आई थी, एक भी गारंटी पूरी करने में नाकाम आ रही है। गारंटी पूरी नहीं हो रही है, लेकिन जब भी कर्जे की बात होती है तो दोषारोपण आपकी पिछली सरकार पे होती है, जो बीजेपी की सरकार, जयराम ठाकुर की सरकार थी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कर्ज लेने की रिवायत जो है कांग्रेस के समय में ही डली। पिछले 5 साल हमारी सरकार रही और 5 साल में मात्र 19,000 करोड़ का कर्जा लिया गया, जबकि कोरोना काल भी इस समय हमने देखा। उस समय लोगों को सहायता मुहैया करवाना, दवाइयाँ मुहैया करवाना, इंजेक्शन मुहैया करवाना और सारी तमाम फैसिलिटीज़ देना, ये काम हमारी सरकार ने किया। इसके बावजूद भी फिजूल खर्ची के ऊपर लगाम लगा के रखी और बहुत कम कर्ज हमारी सरकार ने लिया। लेकिन इस सरकार ने तो मात्र 18 महीने में 25,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज ले लिया। बरसात का मौसम आने को है। पिछली बरसात के समय में जो नुकसान हुआ था, अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई। जो सड़कें तब बंद हुई थी, आज तक वो सड़कें नहीं खुल पाई। तो ये जो कर्ज ले रहे हैं, जो कर्ज के ऊपर कर्ज ले रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात को लेकर इस सरकार को बताना चाहिए कि ये 25,000 करोड़ का कर्ज लिया है तो कहाँ उसको खर्च कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन हिमाचल को कर्ज में डुबा रहा है, कहना है शिमला से सांसद सुरेश कश्यप जी का। कैमरा पर्सन शिवम के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई तेजी से जांच का काम कर रही है और इसी कड़ी में पटना में सीबीआई को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। इसमें से एक का नाम चिंटू है, जिसे देवघर से गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे आरोपी का नाम मुकेश है। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में रिमांड का आवेदन किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक दंड अधिकारी हर्षवर्धन सिंह ने रिमांड की अर्जी मंजूर कर ली। वहीं सीबीआई की 2 टीमें झारखंड के हजारीबाग भी पहुंची, जहां ओएसिस स्कूल में प्रिंसिपल एहसानुल हक से पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया है और सीबीआई की टीम ने अपने साथ ले गई है। और इससे पहले लगभग 7 घंटे तक सीबीआई की टीम ने स्कूल में प्रिंसिपल से पूछताछ की। पिछले दिनों बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने भी ओएसिस स्कूल पहुंचकर जांच की थी। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति संजय तिवारी ने नीट परीक्षा के बाद लिए गए सरकार के फैसलों का स्वागत किया है। उन्होंने परीक्षा को ठीक ढंग से कराने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। और आज के हमारे विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अब अनुमति दें। नमस्कार और आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मन की बात है, जन जन की बात।